गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा विषय है वो है राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 में आया था। 1948 के पहले भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना, उसकी संरचना में सुधार करना, इसलिए इसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसके सचिव निर्मल कुमार सिद्धांत जी थे और इस आयोग के कुल 10 सदस्य थे। इसकी पूरी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के सामने पेश करी गई थी। इस शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, उसकी संरचना की जांच की जाए और प्रेजेंट टाइम पे जो भी समस्याएं चल रही हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, उनका निपटारा करना और उसके लिए जो भी सुझाव थे उसे भारत सरकार के सामने पेश करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राधा कृष्णन आयोग के जो जांच के विषय थे वो मुख्यतः ये थे। पहला है कि तत्कालीन विश्वविद्यालय का अध्ययन किया जाए और समस्याओं का पता लगाया जाए। तत्कालीन मतलब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वर्तमान समय में जो भी विश्वविद्यालय हैं उनका निरीक्षण किया जाए कि वहां पर क्या चीजें हैं और किस तरीके से हैं, और जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाया जाए और उनका निवारण किया जाए या निवारण के लिए सुझाव दिए जाएं। इसके अलावा प्रशासन और वित्त के बारे में भी सुझाव दिया था। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो भी कार्यशैली है वो कैसी है, वहाँ के लोग हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कार्य प्रणाली वहाँ की कैसी है, और वित्त जो बजट होता है किसी भी विद्यालय के लिए या विश्वविद्यालय के लिए, उस वित्त से क्या होता है कि जो भी विश्वविद्यालय है या विद्यालय है उनके विकास के लिए जो है कार्य किए जाते हैं ना। महाविद्यालय की जो है बिल्डिंग का निर्माण करना, शिक्षकों का वेतन देना, अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं जो वित्त से संबंधित होती हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें निर्धारित करना। हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना तो कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों में क्या करना है कि उनके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना है, नैतिक विचारों का निर्माण करना है। उसी तरीके से उच्च शिक्षा के भी उद्देश्य होते हैं, जैसे भविष्य में आपको आपके व्यवसाय के लिए तैयार करना, आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए आपको तैयार करना, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, जैसे कि आपको छात्रवृत्ति प्रदान करना। ये आपके कल्याण के लिए उन बच्चों के लिए है जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, तो उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। महाविद्यालयों को यूजीसी की तरफ से जो है अनुदान प्रदान किया जाए। ऐसी बहुत सी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। इसके अलावा आयोग के कुछ सुझाव थे जो इन्होंने दिए थे। इसमें मुख्यतः 4 चीजें हैं। पहला है शिक्षा संकाय, दूसरा है शिक्षा का स्तर, तीसरा है विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, और चौथा है विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। हम यहाँ पे विस्तार से एक एक की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शिक्षा संकाय की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसे 4 भाग में विभाजित किया था। पहला, जो भी मतलब टीचिंग फैकल्टी होती है जो आपको पढ़ाती है, उसके 4 लेवल इन्होंने डिसाइड किए थे। पहला इन्होंने कहा था कि प्रोफेसर, दूसरा रीडर का पद इन्होंने कहा था जिसे हिंदी में पाठक कहते हैं,
तीसरा व्याख्याता और चौथा था प्रशिक्षक, जो रिसर्चर होते हैं, जो आपको अनुसंधान करने में मदद करते हैं। ये 4 श्रेणी इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत करी थी कि जो लेवल होता है ना, जैसे कि 4th क्लास एम्प्लॉय, फिर 3rd क्लास एम्प्लॉय, ऐसे करके होता है, तो इसमें भी इन्होंने ऐसी एक लेवल इन्होंने निर्धारित किया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि शिक्षण कार्य, विश्वविद्यालय स्तर की बात चल रही है, कि शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग है ना बीए में हैं, तो एक सप्ताह में सिर्फ 18 घंटे ही आपको पढ़ाया जाना चाहिए, इससे अधिक आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि दिवसों की संख्या वर्ष में 180 दिन होने चाहिए। ठीक है, आपका सेमेस्टर कितने दिन का होता है? 6 महीने का होता है, और 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180 दिन होते हैं। तो ये राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश थी, जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो आपका सेमेस्टर 6-6 महीने में विभाजित हो गया, जो कि 180 दिन का होता है। इसके अलावा इन्होंने टीचर की, जो शिक्षक थे या व्याख्याता हैं, इनकी इन्होंने रिटायरमेंट की जो एज थी वो 60 से बढ़ा करके 64 वर्ष कर दी थी। विश्वविद्यालयों में इन्होंने छात्र संघों की स्थापना करने की बात कही थी। आप लोगों ने देखा होगा, छात्र यूनियन होती है, छात्र संघ बनाए जाते हैं और चुनाव होता है बाकायदा। किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो भी विद्यालय के विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं वो छात्र संघ के या छात्र नेता के द्वारा ऊंचे लेवल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही थी कि अगर बच्चे को स्नातक में प्रवेश लेना है तो उससे पहले कम से कम 12 वर्ष की शिक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, क्योंकि आप अगर इंटरमीडिएट पास नहीं होंगे तो आपको ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। शिक्षा संकाय के लिए इन्होंने इतनी बातें कही थी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें है शिक्षा का स्तर। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में 3000 छात्र और उससे जो संबद्ध विश्वविद्यालय हैं उनमें 1500 छात्र से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि अध्ययन के लिए किसी भी कोर्स की किताबें अनिवार्य नहीं करनी चाहिए कि आपको इसी राइटर की किताब लेनी है या इसी पब्लिकेशन की किताब लेनी है या इसी किताब से ही पढ़ना है। ऐसे करने से क्या होता है कि चीजें संकुचित हो जाती हैं। विषय एक होता है, लेकिन हो सकता है एक किताब में अच्छा मैटर ना हो, हम दूसरी जगह से उससे अच्छा मैटर हमें प्राप्त हो सके। इसलिए किसी भी प्रकार से बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए कि आपको इसी सब्जेक्ट से पढ़ना है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए संध्याकालीन कक्षाएं चलानी चाहिए। जो कर्मचारी मतलब जो लोग नौकरी करते हैं, जैसे अपनी क्लास में काफी सारे बच्चे हैं जो नौकरी की वजह से क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए इवनिंग क्लासेस चलाई जानी चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम एक बार बच्चों से लिखित कार्य करवाना चाहिए, चाहे वो हम असाइनमेंट के रूप में लें या फिर हम उनसे टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार लिखित कार्य करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए इन्होंने कैटेगरी डिवाइस कर दी थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में इन्होंने कहा था कि जो बच्चे 70% से अधिक मार्क्स लेकर के आएंगे, अंक लेकर के आएंगे, वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कहलाएंगे। द्वितीय श्रेणी के लिए इन्होंने 55 से 69% की बात कही थी और इसी क्रम में तृतीय श्रेणी के लिए इन्होंने 40 से 54% अंकों की बात कही थी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। प्रशासन वो होता है जो किसी भी कार्य क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए नए नए नियम कानून सुझाव सुझाता है, और वित्त आपके पैसे से संबंधित होता है जो आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में कहीं ना कहीं सहयोग देता है। तो इन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र व प्रांतीय सरकारें दोनों ही देंगी। केंद्र और प्रांतीय सरकारें समझते हो? अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। आपके घर में आपके बाबा जी हैं, आपके पापा जी हैं,
कोई काम करना होता है तो आपके बाबा जी और पापा जी दोनों मिलकर के करते हैं तो वो चीजें आसान हो जाती हैं, है ना, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन अगर हम यही कहें कि सिर्फ बाबा जी ही उस चीज का खर्चा वहन करेंगे या फिर पापा जी ही करेंगे तो चीजें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। तो सरकार भी ऐसी होती है, एक जो प्रांतीय सरकार होती है एक प्रांत विशेष के लिए काम करती है, और दूसरी जो राज्य सरकार होती है वो पूरे राज्य के लिए काम करती है। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षा है दोनों सरकारें मिल करके विश्वविद्यालयों को अनुदान देंगी। समझ आ गया। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय और खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए। ये जो भी जितने भी अनुदान होते हैं विश्वविद्यालय स्तर के लिए सभी यूजीसी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन तथा अन्य कार्यों के लिए अनुदान एवं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में समरूपता स्थापित करने के लिए यूजीसी का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए जहां पर दोनों प्रकार की सरकारें शिक्षा में सहयोग करें। इसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। संरचना होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर काम आता है, और संगठन की बात करें तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए वहां पर जितनी भी चीजें जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो संगठन कहलाता है, क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति से मिलकर के नहीं बनता है, ये व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज लोगों का समूह समाज भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे संगठन क्या होता है, वो भी लोगों का समूह होता है, लेकिन ये किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो लोगों का समूह संगठन कहलाता है। जहां पर एक जैसे लोग रहते हैं वहां वो समाज कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे संगठन की बात करेंगे और शिक्षा की संरचना की बात करेंगे। तो शिक्षा की संरचना के लिए इन्होंने 3 स्तर बताए थे। पहला इन्होंने बताया था यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट, इसके लिए इन्होंने 3 वर्ष का समय बताया था। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने 2 वर्ष का समय निर्धारित किया था, और इसके बाद आप जब रिसर्च के लिए जाते हैं, शोध के लिए जाते हैं या अनुसंधान के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो है न्यूनतम मिनिमम 2 वर्ष का समय निर्धारित किया था। इसके बाद इन्होंने कहा था कि न्यूनतम कम से कम 2 वर्ष में आप अपना शोध कार्य पूरा कर लें। अगर 2 वर्षों में नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो अधिकतम 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी समय आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं कि जो आपकी पीएचडी होती है या जो भी शोध कार्य होता है वो अधिकतम 5 वर्षों का ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम इन्होंने 2 वर्ष का समय निर्धारित किया था। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। राधाकृष्णन आयोग के बनाने के कुछ महत्व भी थे, जैसा कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने उच्च शिक्षा को एक नई दिशा दी। इससे पहले जितने भी आयोग आए थे वो सब अंग्रेज के शासन में आए थे, ब्रिटिशर्स के शासन में आए थे, तो वहाँ की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था थी वो सभी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहला ऐसा आयोग था जो भारतीय मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा इसने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का साधन माना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं यही आगे चलकर कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा यूजीसी जैसे एक नए संगठन का मतलब आगाज हुआ, स्थापित की गई एक संस्था जिसने जो है अनुदान विश्वविद्यालयों के विकास के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए अनुदान देना, बहुत सारी परीक्षाएं करवाना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।